बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारी डिस्कशन चल रही थी प्रीवियस लेक्चर में स्लोप ग्रेडियंट से रेलिवेंट, और काफी कुछ हम लोगों ने इससे रेलिवेंट सीख लिया। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि पैरेलल लाइंस के स्लोप हमारे पास इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप एक दूसरे के इनवर्स एंड रेसिप्रोकल होंगे। अच्छा, अब इसी बात को आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं। क्या आप लोग देखें स्लोप, अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया था कि बेसिकली स्लोप है क्या। अब अगर इसके फार्मूले को आप लोग देखें तो हमारे पास स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ये जो साइन मैंने लगाया है ये ट्राइंगुलर टाइप डेल्टा, ये बेसिकली चेंज को डिनोट करता है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो y हमारे पास होता है ना वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारे पास x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होगा। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि बेसिकली स्लोप m हम लोग रिप्लेस कर देंगे, स्लोप इज इक्वल टू के साइन को रिप्लेस करेंगे इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू, डिवाइडेड बाय नहीं बोलना, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, इसको क्या कहा जाता है, स्लोप। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है ना, अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात को समझने के लिए हम लोग कहेंगे कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज है उसे कहा जाएगा स्लोप। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? तो हम लोग डिफाइन करेंगे इसको कि स्लोप इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट चेंज इन यूनिट चेंज से मुराद है कि एक यूनिट का अगर हम लोग चेंज करें इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, और डिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं। तो ये स्लोप की डेफिनेशन हो गई। आई होप कि आज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बेसिकली स्लोप होती है ढलवान। आप लोग देखें ना कि इस तरह ये स्लोप है, अगर कोई चीज बिल्कुल इस तरह से है तब क्या उसमें किसी किस्म की कोई ढलवान है? नहीं। जब ढलवान नहीं है तो स्लोप की वैल्यू जीरो। तो हमने कहा नहीं था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होगा, क्योंकि उसमें कोई ढलवान ही नहीं है। लेकिन अगर जैसे ये देखें ये बाजू इस तरह से होता जाए, अब इसमें एक किस्म की एक स्लोप सी बन रही है, एक ढलवान बन रही है। आप लोग देखें ना तो अक्सर गाड़ियों में सामान वगैरह लोड करने के लिए गाड़ी की हाइट सतह जमीन से ऊपर होती है, तो वो ना एक कोई तख्ता सा इस तरह से यूज करते हैं, तो वो एक स्लोप बन रही होती है उसकी। तो इसी तरह अब देखें ये स्लोप जीरो है, देखिएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको यूं करता जाऊंगा ना ये स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। अब ये स्लोप इंक्रीज हो, और जैसे ही हम लोग यूं आ जाते हैं तो ये इन्फिनिटी चला जाता है। मतलब अगर आप लोग देखें कि आपने किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो और रास्ता बनाया गया हो कुछ यूं हो,
चढ़ना ज्यादा इजी होता है, लेकिन अगर उस पहाड़ की ढलवान यूं हो तो क्या चढ़ना इजी है? तो फिर ये उसकी स्लोप बहुत ज्यादा होती है। फिर अगर बिल्कुल इस तरह की दीवार हो, क्या उस पर चढ़ पाओगे? क्यों? क्योंकि उसकी ढलवान इन्फिनिटी है, उस पर चढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। गॉट इट? गॉट इट? चलें, अब तक जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए है, इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अब। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, लाइन इक्वेशन, ई क्यू स्टैंड फॉर इक्वेशंस। अच्छा, अब देखें बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की ना डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास। आपसे एमसीक्यूज में ये तमाम बातें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं जरा इन डिटेल जाके बात कर रहा होता हूँ कि जैसे स्लोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, तो ऐसा नहीं है कि बस वो 2 पॉइंट्स उठा के देगा और आपसे कहेगा व्हाट इज स्लोप, ऐसी बात नहीं है। वो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शन के बारे में, आपसे उस किस्म के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक्स एंड वाई की मूवमेंट्स के बारे में वो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। स्लोप की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये बात याद रखिएगा, जो आपके 50 एमसीक्यूज है ना, उनमें से अप्रोक्सीमेट 25 एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल है। मतलब आप ये मत समझें कि आपका ये सारा पेपर न्यूमेरिकल है। कहने को ऐसा लग रहा होता है जैसे न्यूमेरिकल है, लेकिन जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं ना, मोस्टली वो हमारे पास आते हैं थ्योरेटिकली, कि वो आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछता है, प्रॉपर्टीज पूछता है, डेफिनेशंस पूछता है, और कुछ ऐसी कि आप लोगों उसके ऊपर ना अपना दिमाग आपको लड़ाना पड़े और फिर जाके वो सोल्यूशन आए। कुछ इस किस्म की बातें पूछता है। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे भी कुछ उसी अंदाज के साथ। ओके। अच्छा, सबसे पहली चीज कि भाई स्ट्रेट लाइन होती क्या है? स्ट्रेट लाइन से मुराद होता है एक ऐसी लाइन जिसमें मैक्सिमम 2 वेरिएबल यूज हो रहे हों और उनकी पावर 1 हो, उसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, मतलब लाइन की फॉर्म के अंदर, कि अगर उसका हम लोग ग्राफ बनाए ना, तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो स्ट्रेट लाइन कभी आप लोगों के पास आएगी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये एक अलग बात है, लेकिन रहेगी स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लोग बात करें, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अच्छा, ये इक्वल टू सी स्टैंडर्ड फॉर्म में यही कुछ है, इज इक्वल टू सी, लेकिन वो इस सी को इक्वल टू से पहले भी रख सकता है। तो आपको मालूम होगा कि भाई कांस्टेंट या कोई भी चीज जब इक्वल टू की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे मूव करती है तो अपना साइन चेंज कर देती है। तो सिंपली सिर्फ अपना साइन चेंज करेगा। मतलब अगर मैं आपके सामने यहां पर कोई भी किस्म की इक्वेशन लिखूं कि सपोज जैसे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, सपोज इस तरह से कोई वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर गौर करें तो इसमें मैक्सिमम 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कौन से? एक्स एंड वाई, और इन वेरिएबल्स की पावर 1। ये कंफर्म है कि पावर 1 होनी चाहिए। अगर पावर 1 ना हुई तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं बनती हमारे पास, फिर वो कर्व की फॉर्म में चली जाती है। ऑलराइट। अच्छा, फिर देखें यहां पर, अब यहां पर x के साथ 5 यूज कर रहा हूं। हम लोग मैथमेटिशियंस ए बी एंड सी को एज अ कांस्टेंट नंबर कंसीडर करते हैं। जहां पर हम लोग इक्वेशन में लिख रहे होते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए बी एंड सी, इट मींस दैट एनी कांस्टेंट नंबर। और जहां पर हम लोग एक्स वाई जी यूज कर रहे होते हैं ना, वहां पर होता है वेरिएबल्स, कि ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो x का जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो क्या है? मतलब यहां पर हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, यहां पर b की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, और यहां पर c की क्या वैल्यू है हमारे पास? 19। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये जो x के साथ a यूज कर रहा हूं ना, बेसिकली तो कांस्टेंट है, लेकिन इसे कहा जाता है, a को कहा जाता है x का कोफिशिएंट।
x का कोफिशिएंट ऑफ x इज 5, कोफिशिएंट ऑफ y, अब कोफिशिएंट ऑफ y को किससे डिनोट किया गया है, b की वैल्यू के साथ। कोफिशिएंट ऑफ y कि y के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर है, हमने कहा b है, b को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ y। अब इस इक्वेशन के मुताबिक कोफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारे पास, 3 आ रहा है, एंड c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट नंबर, c स्टैंड्स फॉर मींस दैट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। अब अगर आप लोग देखें ना a एंड b इनके साथ वेरिएबल्स हैं, ये अपनी वैल्यूज को चेंज करेंगे, जैसे ही x और y ने अपने आप को चेंज कर दिया, लेकिन 19 ही रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आने वाला। क्या आपने मेरी बात पिक की? सब बच्चों को क्लियर? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके अलावा 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास। एक तो ये फॉर्म मींस टाइप, एक तो ये फॉर्म आ गई ना हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके अलावा 3 डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, और वो कौन कौन सी हैं? उनमें द फर्स्ट वन इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, बल्कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले लिख लें। फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, second one is point slope form, point slope form, and the third one is intercepts form. अच्छा, वैसे फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एक ही बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और वो कौन सी हमारे पास, ax प्लस by इज इक्वल टू c। उसके अलावा 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज slope intercept form, second one is point slope form, and the third one is intercept form. अब आप लोगों से ये भी एमसीक्यूज किए जा सकते हैं, क्या आप लोग बताएं which one is the point slope form, which one is the slope intercept form, which one is the intercept form, या इक्वेशन ही बना कर दें और आपसे पूछें कि कौन सी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारे पास, तो हमें नाम का पता होना चाहिए कि हम उसे बता सकें। अब बात करेंगे कि बेसिकली हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती कौन सी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहलाती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर आप लोग गौर करें तो वेरिएबल्स तो हर हाल में आएंगे, और कौन से वेरिएबल्स आएंगे, x एंड y, लेकिन साथ में अगर गौर करें, अब यहां पर x के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू, और m को हमने किससे डिनोट किया, स्लोप। तो मतलब अगर आपके पास इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन हो तो x के साथ लगा देना, प्लस अब यहां पर जो c मौजूद है ना, इस c से मुराद कांस्टेंट नहीं है, इस c से मुराद कांस्टेंट नहीं है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो c स्टैंड फॉर कांस्टेंट नंबर, लेकिन जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाता है तो c स्टैंड फॉर कांस्टेंट नंबर नहीं है। यहां पर c से मुराद है y इंटरसेप्ट, क्या, y इंटरसेप्ट, इवन के x इंटरसेप्ट भी नहीं। यहां पर c से क्या मुराद है, y इंटरसेप्ट। अब ये चीज अपने पास नोट कर लें, m का तो आपको पता है m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द इक्वेशन। स्लोप का दूसरा नेम क्या था, ग्रेडियंट। तो ये चीजें ना आपको इंशाल्लाह क्लास में लेक्चर्स में बैठे हुए याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा इस पर एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि जब मैं कोई चैप्टर कंप्लीट कर लूं तब आपने उसके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। कोई इश्यू आएगा तो वो जरूर मैं आप लोगों की हेल्प किया करूंगा, लेकिन जब तक चैप्टर ना कंप्लीट हो तब तक नहीं करने। ओके,
ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक मतलब आप पढ़ लें। उसके बाद और कभी कोई लेंथी चैप्टर आ गया तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो सिर्फ उतने क्वेश्चन सॉल्व करके आना। अच्छा, एम से मुराद आ गया स्लोप, एंड सी इज वाई इंटरसेप्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? शाबाश, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। शाबाश, गुड। कैसे याद है ना सारी चीजें आप लोगों को? अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो ना, तो हमने इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को क्या नाम दिया? स्लोप। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस इक्वेशन को बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। देखिए भाई, इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएबल एज इट इज आएंगे, y अपनी जगह पे एज इट इज आएगा, x अपनी जगह पे एज इट इज आएगा, लेकिन साथ में आपको कौन सी दो चीजें चाहिए कि आप लोग इक्वेशन बना लो? एक स्लोप की वैल्यू अगर आपको मिल जाए, और दूसरा y इंटरसेप्ट अगर आपको मिल जाए, सिंपली जाके आपने इसमें पुट करना है और आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। गॉट इट? गॉट इट? जैसे कि एक एग्जांपल भी साथ में कर लेते हैं, हो जानी चाहिए एग्जांपल। तो सॉल्व कौन करेगा? जो एग्जांपल लिखेगा वही करेगा, लाजमी बात है। एग्जांपल, अच्छा, जो आपके पास क्वेश्चन होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि फाइंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, SL stands for straight line and EQ stands for equation. So straight line equation having, आपके एग्जाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, having a slope of, having a slope of, हाँ जी बोले, कोई भी वैल्यू बोले स्लोप की जी, 10 and y intercept of जी, and y intercept of -7। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि भाई मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है, तो फौरन से आपका माइंड चला जाएगा चैप्टर नंबर 1 पर। फिर आपने देखना है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने के लिए आपको कौन कौन सा डेटा गिवन है, स्लोप एंड। तो आपके माइंड ने काम किया कि अगर मुझे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, तो मैंने जाकर कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करनी है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देखिए भैया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाबा आपके घर में राइस लेकर आए और आपसे कहें ये ले बेटा ये राइस है और मुझे ना कौरमा बना के खिलाओ, बन जाएगा? तो जैसे मतलब इंग्रेडिएंट्स होंगे वैसी डिश बनेगी, जैसा डाटा गिवन होगा इक्वेशन वैसी यूज करेंगे। अब अगर स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? y इज इक्वल टू प्लस सी। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो y इज इक्वल टू, m को रिप्लेस कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 10x प्लस माइनस 7। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या, आंसर क्या है। अब आगे जितनी भी वर्किंग है ना, वो है सिर्फ अपने रिक्वायर्ड एमसीक्यूज उस ऑप्शन तक जाने के लिए, कि वो ना इसको रीअरेंज करता रहता है। मतलब इसी इक्वेशन को वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 10x माइनस इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई है। गॉट इट? आपके ऑप्शन में ये भी मौजूद हो सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 10x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है जिसका स्लोप 10 और वाई इंटरसेप्ट -7 है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तीनों ही नीचे बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर है।
गॉट इट। तीनों ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस हैं, तीनों ही का स्लोप 10 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 7 है, -7। ऑलराइट, अब ये चीज डिपेंड करेगी कि ऑप्शन में वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है, बाकी वो हम लोग वैसी ही अरेंजमेंट कर लिया करेंगे। क्या आपको बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक और क्वेश्चन हो जाए, चलें आ जाएं जी हमारे पास सेकंड। अगर ये दोनों इक्वेशन जवाब हो फिर कैसे करें? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल बॉडी के एग्जामिनर बैठे हुए हैं, तो चवल लोग थोड़ी बैठे हैं। अगर दो हों तो थर्ड ऑप्शन होगा बोथ ही एंड बी, तीनों हों तो चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक ऑप्शन में मौजूद था फर्स्ट वन, सेकंड में मौजूद था सेकंड वन, थर्ड में मौजूद था थर्ड वन और फोर्थ में मौजूद था नन ऑफ दीज। कोई भी ना हो तो नन ऑफ दीज भी होगा। बेटा ऑप्शन अच्छे वाले ऑप्शन बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पी रखी है और ऑप्शन बन रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ पी रखी है चाहे। अच्छा, अब देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हैविंग स्लोप ऑफ, अब ऊपर वाला क्वेश्चन आपने लिखवाया था, मैंने सॉल्व किया था, अब मैं लिखूंगा, आपने सॉल्व करना है। स्लोप ऑफ -3/2 and y intercept of y, रियायत दे दी। चलो जल्दी से सॉल्व करो। तो अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह, y इज इक्वल टू, अब सबसे पहले ना आप लोगों को जैसे वैल्यूज गिवन हो आप ऐसे ही पुट कर दिया करो, -3/2 x प्लस, अच्छा आंसर आ चुका है बिल्कुल। अगर आपसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछता तो ये बिल्कुल सही आंसर था इसका, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। ऑप्शन में है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो भाई आपने ना इस फ्रैक्शन को खत्म करना होता है। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या चीज मौजूद है? तो जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो, पूरी इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मीन्स दैट अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखें तो हम मैं जाकर इस 2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये खुद भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है और 5 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब आपकी इक्वेशन में जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, हर किसी ने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। बात क्लियर? अब अगर आप इधर देखें तो ये तो 2 के साथ 2 कैंसल हो जाएगा, लेकिन बाकी वैल्यूज हम लोग किस तरह से जाके रिकॉर्ड करेंगे इसकी? 2y इज इक्वल टू -3x प्लस, अक्सर बच्चे वो 5 बता रहे थे, तो 2 ने बेटा इस कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। अब y के साथ तो कर रहे थे लेकिन कांस्टेंट के साथ नहीं कर रहे थे, तो y के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट के साथ भी होगा। अब बात आती है अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखो x नेगेटिव में कोशिश की जाती है कि x को पॉजिटिव रखा जाए, कोशिश की जाती है कि x को पॉजिटिव। अब देखो मैं इस तरह से भी कर सकता था कि -3x -2y इज इक्वल टू -10, आंसर ठीक है बिल्कुल, लेकिन नेगेटिविटी से बचा जाता है। कोशिश करेंगे हम, तो यहां पे देखो x नेगेटिव है, तो क्यों ना हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाएं। तो जैसे ही इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इसने पॉजिटिव हो जाना है, तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास? 3x प्लस इज इक्वल टू, अब ये भी आंसर हो सकता है मेरे पास जो मोस्टली स्टूडेंट बता रहे थे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये आंसर मेरे पास हो सकता है 3x प्लस 2y माइनस इज इक्वल टू, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, इसी से ना एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं,
कि अभी आप लोग अगर गौर करें तो आप लोगों को स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन था, स्लोप और इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट, बस इस बात का ख्याल रखना कि वाई इंटरसेप्ट था, एक्स नहीं था, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट था, आप इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, एम आई राइट। तो अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए तो क्या आप लोग इसका रिवर्सल नहीं फाइंड कर सकते, क्या इक्वेशन देकर आपसे पूछा जाए कि भाई इस इक्वेशन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इसी का रिवर्सल लेके चले जाएंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके पास कुछ यूं आ सकता है, फाइंड फाइंड स्लोप एंड y intercept from the equation which is, हाँ जी बोले, इक्वेशन बोले कोई भी, 3x plus 2y is equal to 9, कर लें ये वाली, ओके इज इक्वल टू, अब अगर आप लोग गौर करें ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है मेरे पास, और मैंने इस इक्वेशन की मदद से स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन की मदद से स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, और वाई इंटरसेप्ट। क्या आपको पता है कि क्या किसी भी टाइप ऑफ इक्वेशन जो आपकी हेल्प कर सकती हो इन दोनों चीजों को फाइंड करने में, स्लोप का फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता इस पर, वो तो पॉइंट्स पे अप्लाई होता है ना, कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप का फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। तो आपने देखना है कि ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट मौजूद है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अब अगर आप लोग अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा स्लोप ऑफ द इक्वेशन, और जो मेरे पास वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कहलाएगी y इंटरसेप्ट। अब देखो इससे पहले आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, गॉट इट। फर्स्ट टाइम हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए भाई आपको लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, और y का कोफिशिएंट भी सिर्फ 1 चाहिए, अगर इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका कोफिशिएंट 1 है, 0 ना समझ लेना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई कर गया तो सारी इक्वेशन 0 हो जानी है, फिर पूरी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो वो 0 नहीं होता, y के साथ उसका कोफिशिएंट 1 मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू y, गॉट इट। तो मुझे 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब कन्वर्ट करने लगा, क्या मैं इसको यूं लिख लूं, 2y इज इक्वल टू -3x प्लस, किसी को एतराज, क्या मैंने कन्वर्ट कर लिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आंसर है नो, नहीं किया अभी। क्यों भला, क्योंकि y के साथ मेरे पास कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, जो भी y का कोफिशिएंट है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो जैसे ही इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, y इज इक्वल टू, अब तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाएगा, तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, -3/2 प्लस by 2, तो हम लोग कह सकते हैं द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज -3/2 या -1.5 अगर डेसिमल में जाना हो तो, बात क्लियर, एंड द y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 9/2 या
4.5 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलें, गुड, शाबाश। हाँ जी, तो आप लोगों को अब ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स अब तक क्लियर हो चुके हैं। इक्वेशन से आप लोग स्लोप वगैरह फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेप्ट की वैल्यूज वगैरह फाइंड कर सकते हैं। और अभी तक जो हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और सिर्फ उस टाइम पे यूज होगी जब आपको स्लोप की वैल्यू के साथ साथ वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन हो, तब आप लोग इस इक्वेशन को यूज करके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हैं। मजीद हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।